वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुरेश रिजल्ट। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एसएससी जीडी के जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और एक एक क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि महावीर जो स्वामी महावीर हैं, उनका 6वीं शताब्दी में जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा इनका जन्म बिहार में हुआ है, यानी ए ऑप्शन राइट है। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा महावीर के बचपन का नाम क्या है, तो आप बताओगे वर्धमान है। महावीर जो है जैन धर्म के संबंधित हैं और जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में बहुत कुछ छिपा था, वो सारा आपने सीखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा गया है कि जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? लिंगानप, लिंगायत, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। प्यारे साथियों, आपको पता है जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई, जैन, बौद्ध या इस्लाम। तो प्यारे साथियों, आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन समय में शिक्षण संस्थान था वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सम्राट अशोक डैश डैश का पुत्र था। आपको बताना है कि जो सम्राट अशोक हैं वो किसके पुत्र थे? बिंबिसार के, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य या अजातशत्रु। तो प्यारे साथियों, आपको पता है बिंदुसार के ये पुत्र हैं, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? अब प्यारे साथियों, आपको पता होगा मौर्य वंश का वो राजा था जिसका नाम था अशोक, जिन्होंने धम्म यानी बौद्ध धर्म के प्रचार को सबसे ज्यादा अपनाया था, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? आपका क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, ये है क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच। तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाणभट्ट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी है? अष्टादई, हर्षचरित, अकबरनामा या मालवी मित्रम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है हर्षचरित्र, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंदेला राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था? ये मंदिर है जिसका निर्माण किसने कराया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वो चंदेला वंश के शासक थे, उसका नाम आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि यशो वर्मन ने इसका निर्माण कराया था। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख को दो भाषाओं में लिखे गए थे। कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि कंधार के द्विभाषी शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए थे? वे दो भाषाएं आपको बतानी है कि किन किन भाषाओं में ये लिखे गए थे। ये शिलालेख कहाँ के हैं? कंधार के हैं। और कौन सी भाषा का प्रयोग किया है इनमें? तो प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है ग्रीक और अरमेइक भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपसे पूछा है द्विभाषी शैल शिलालेख कहाँ पर है? तो आप बताओगे कंधार में। और इनमें कौन-कौन सी 2 भाषाओं का प्रयोग किया है? तो ग्रीक और अरमेइक भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग। तो प्यारे साथियों, आपको पता है प्र प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पुरापाषाण काल, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो प्यारे साथियों, सबसे पुराने वेद की बात की जाए तो वो ऋग्वेद है, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो समझौता किया था लखनऊ में, वो कौन सी वर्ष में किया था? तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ये लखनऊ समझौता के नाम से फेमस है। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों संयुक्त हो गए थे। 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था, तो इन दोनों लिंगों में मतभेद होने का कारण ये अलग हो गए थे, लेकिन 1916 में फिर से संयुक्त हो गए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लखनऊ समझौता के तहत मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों संयुक्त रूप से शामिल हुए। और ये कब शामिल हुए? तो 1916 में शामिल हुए थे, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है कि जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, यानी सी वाला ऑप्शन राइट है। ये कांड क्यों हुआ था? इसका कारण था कि जनरल डायर ने वहां पर एक मीटिंग हो रही थी, उस पे गोलियां चलाई और वहां पर कई लोग निर्दोष मारे गए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से फेमस है। और यहाँ पर आपको जानना है कि ये कौन-सा स्थान था? तो अमृतसर था, जो पंजाब में पड़ता है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? उधम सिंह ने उसी व्यक्ति की हत्या की थी जिसने वह जनरल था और जिसने जलियांवाले बाग हत्याकांड में अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दिया था। उसका नाम था जनरल डायर, यानी माइकल ओ डायर, यानी आपका बी ऑप्शन राइट है। उधम सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कसम खाई थी, हम इन्हें इनकी ही भूमि पर इन्हें मारेंगे। तो इसीलिए उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर और माइकल ओ डायर को गोली मार दी थी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौरा चोरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? आपको ध्यान रखना है कि जो चौरा चोरी कांड है, ये कहाँ है? होता है गोरखपुर में होता है। तो ये कब किससे संबंधित है? तो ये किस आंदोलन के बाद हुई थी, ये आपको बताना है। किस आंदोलन के दौरान हुई? चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो प्यारे साथियों, आपको याद होगा चौरी चौरा कांड जो घटना घटी थी 5 फरवरी 1900, आपको पता होगी 5 फरवरी 1922 में ये हुई थी घटना, आपको याद होगा। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है या असहयोग आंदोलन से? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो असहयोग आंदोलन के बाद ये घटना, गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन चला रहे थे और ये जब घटना घटी तो उसके बाद क्या किया इन्होंने? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने इसका स्थगित कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 में हुआ। किस घटना के दौरान हुआ? तो असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी?
तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में नमक आंदोलन का शुरुआत की थी और वो कहाँ से की थी? तो प्यारे साथियों आपको पता होगा साबरमती आश्रम से की थी। यानी दांडी मार्च यात्रा किस तिथि को हुई थी? तो आपको याद रखना है 12 मार्च 1930। और ये किसने शुरू किया था नमक आंदोलन? तो नमक आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजा आम्बी कहाँ के शासक थे? तो राजा जो आम्बी हैं वो कहाँ के शासक थे, ये आपसे पूछा गया है। तो प्यारे साथियों आपको पता होगा राजा अम्बी हैं। अम्बी जो तक्षशिला के शासक थे, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सैयद अहमद खां या पंडित मदन मोहन मालवीय? तो प्यारे साथियों आपका सही आंसर डी हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी VHU की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए या कौन थे, उनका नाम बता दीजिए। तो प्यारे साथियों आपको पता है वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसके निर्णायक भूमिका है? किसकी निर्णायक भूमिका निभाई है या किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो प्यारे साथियों आपको पता है हमारे देश में जो भी छोटी छोटी रियासतें थी उनको एकत्र किया और ये एकत्र करने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी तो लाइक करो। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दो। मैं उम्मीद करूंगा कमेंट में आप अपना सुझाव देंगे। आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।